बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 1 में। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड कर रखा है कि हम अल्टरनेट डेज पे एक थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर लेंगे और एक केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मान लीजिए, देखिए मैंने थर्मोडायनेमिक्स सोमवार को पढ़ा है तो मंगलवार को केमिकल इक्विलिब्रियम चलेगा। अगर मैंने फिर केमिकल इक्विलिब्रियम फिर वेडनेसडे को पढ़ाया तो थर्सडे को फिर मेरा थर्मोडायनेमिक्स चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये हम पढ़ते हैं, क्लास 11 का टॉपिक है। वेटेज इसका 4 नंबर है, अप्रॉक्स आता है जेईई मेंस में। ठीक है, एडवांस में इसका इतना ज्यादा वेटेज है नहीं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करके, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करके एक न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस in which molecule change its physical and chemical properties to form a product। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, H2 plus I2 gives 2HI। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे एसिड है नहीं, ये एसिड नहीं है। अगर ये एसिड नहीं है और यहाँ पे ये एसिड है, मतलब कि यहाँ पे ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करके यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल हम ले लें, हाँ, NaOH प्लस HCl, इसकी रिएक्शन कराओगे, ये क्या हो जाएगा, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, वाटर, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये बेस है, ये एसिड है, लेकिन फॉर्मेशन सॉल्ट और न्यूट्रल का। तो यहाँ पे ये अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन, तो पहला 2 टाइप की होती हैं, एक होती है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, एक होती है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब होता है ये वन डायरेक्शनल होती है, वन डायरेक्शनल। ठीक है, जैसे कि मान लो R कन्वर्ट टू P। ठीक है, R कन्वर्ट टू P, इसको हम लिख सकते हैं मीन्स रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट
but product cannot be converted into reactant. ठीक है, रिएक्टेंट ये होती है पूरी। जैसे मान लो तो फ्रेंड बात क्या चल रही थी, ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है, ये वन डायरेक्शनल रिएक्शन होती है, वन डायरेक्शनल रिएक्शन होती है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है रिएक्शन। और ये किस डायरेक्शन में चलती है, ये भी लिख देता हूं, रिएक्शन goes in forward direction only। ठीक है, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरा आप देख लो, इसका एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, एक H2 plus I2 gives 2HI। ये एक डायरेक्शनल रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट 2HI डिकम्पोज नहीं हो रहा है H2I2 में। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बात करते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इन दिस केमिकल रिएक्शन reactant convert into product as well as product convert into reactant। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, एज वेल एज प्रोडक्ट भी कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में। ठीक है, और इसको हम मान लो कह सकते हैं रिएक्शन goes in forward as well as backward direction। ठीक है, फ्रेंड, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसमें रिएक्शन जो होती है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में चलती है। इसका एग्जांपल अगर आप लिखोगे तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट, देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लो लिखेंगे H2 plus I2 gives 2HI। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये दो रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये दो रिएक्शंस हैं हमारी। ठीक है, देखो कैसे दो रिएक्शंस हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2 plus I2 gives 2HI। एक रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं 2HI ब्रेक इनटू H2 plus I2। ठीक है, ब्रेक इनटू, अब इसमें से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन स्लो होगी, ये तो हम मतलब बाद में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन ये देखो इसका मतलब क्या होगा, मान लो 20 मॉलिक्यूल HI के फॉर्म में।
ठीक है, 20 मॉलिक्यूल HI के फॉर्म हुए और 5 मॉलिक्यूल 1 सेकंड में है। 1 सेकंड में मान लो 1 सेकंड में 20 मॉलिक्यूल HI के फॉर्म होते हैं और उसी 1 सेकंड में 5 मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाते हैं। तो रिजल्टेंट की बात करोगे आप रिएक्शन में, तो टोटल रिजल्टेंट कितना आएगा? इसके 20 मॉलिक्यूल HI के फॉर्म होते हैं पहले वाले रिएक्शन में और उसी 1 सेकंड में 5 मॉलिक्यूल HI के डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज ऑफ HI। ठीक है, HI के 5 मॉलिक्यूल उसी 1 सेकंड में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो टोटल क्या हुआ? टोटल हुआ 15 मॉलिक्यूल HI के फॉर्म हुए। ठीक है, देखो कैसे फॉर्म हुए। देखो मेरे पास 20 रुपए हैं, मेरे पास 20 रुपए हैं। जैसे मान लो 1 सेकंड में जो 1 सेकंड चल रहा है, मान लो 1 सेकंड में तुम हमको 20 रुपए दो और उसी सेकंड में मुझसे कोई 5 रुपए ले ले, तो मेरे पास कितने रुपए बचे? 15 रुपए। वही है, 20 मॉलिक्यूल HI के फॉर्म हो गया। ठीक है, लेकिन 5 मॉलिक्यूल उसी समय में डिकम्पोज हो जाना, तो टोटल 15 मॉलिक्यूल HI के फॉर्म हो गए। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो, उसका रिप्रेजेंटेशन सिंगल ब्रैकेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरिवर्सिबल, इसको हम सिंगल एरो से डिनोट करते हैं, सिंगल एरो से। जबकि हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लो अब इसको मैं मिटा के दिखाता हूं आपको। समझ गए होंगे आप? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, in this chemical reaction reactant convert into product as well as product convert into reactant, reaction goes in forward as well as backward direction। ठीक है, H2I2, ये तो आप समझ गए होंगे, रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया मैंने। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? मान लो लिखा हो A कन्वर्ट, तो ये दो रिएक्शन आपको पता चल गया, A B में कन्वर्ट हो रहा है और B भी A में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो A B में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि A से B में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो ये वाली एरो है, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, जिसमें B A में कन्वर्ट होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप? यही बताना था मुझे। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट आती कब? ठीक है, मान लो A कन्वर्ट हो रहा है B में, एक रिएक्शन हमारे पास ये। ठीक है, ये क्या है? ये है तुम्हारा A goes to B और एक क्या है? B goes to A। ठीक है, A goes to B, A के कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, A का कंसंट्रेशन घटेगा और B का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो आपने अभी केमिकल काइनेटिक्स तो नहीं पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट के बारे में पढ़ते हैं। रेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, मतलब मान लो 1 सेकंड में इसका कंसंट्रेशन 5 है, 5 मोल पर लीटर। ठीक है, और 3 सेकंड में उसका कंसंट्रेशन 10 है। तो आपको रेट बताना है। तो चेंज इन टाइम कितना हुआ? 2 सेकंड का। चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ? 5, 3 - 5 -2, तो ये आ गया आपका 1 सेकंड, मतलब 1 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया आपका रेट। इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो अगर हम ये फॉरवर्ड है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
ठीक है, RF। इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का भी हो जाएगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अरे इसमें भी तो बी चेंज हो रहा है ना, बी का घट रहा है तभी तो ए का फॉर्मेशन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, RB। ठीक है, ये देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम लोग लिख लिए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रेट आपको निकालना केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया जाएगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम लोग, मैं सिखाने को तो यहाँ भी सिखा सकता हूँ। आप कैसे लिखते हो, यहाँ पे मान लो रेट कैसे, इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाएगा, A कन्वर्ट्स इनटू B, ये वाला रेट कैसे लिखा जाएगा, ये रेट ऐसे लिखा जाएगा, इसका जो भी मोल होगा, ठीक है, इसका मोल जितना होगा डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट। ठीक है, उसी तरह से इसका ये लिखते हैं। ठीक है, तो रेट लिखना आपको आ जाएगा, मैं सिखा दूंगा आपको। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये RB है, RF है। इक्विलिब्रियम स्टेट आती कब है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देखो पहली बात क्या होगी, या तो ये स्लो हो या तो तेज हो। ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जब एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट घटने का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, जिस जगह पे ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगे उस जगह पे इक्विलिब्रियम आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लेमन लैंग्वेज में लिखता हूं, जिस जगह पर रेट ऑफ फॉरवर्ड लिख देता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस जगह पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, उसे इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। उसे इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं एट विच स्टेट वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल, दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, आप ये चीज लिख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। अब एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूं क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल अपनी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चले और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चले। मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो, बोथ डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको एक चीज नहीं बताया, रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल रिएक्शन always occur in closed container। ठीक है, मतलब क्या है इसका मैं बताता हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम हमेशा क्लोज कंटेनर में करते हैं, जानते हैं क्यों? देखिए, मान लीजिए आप कोई रिएक्शन करवाया और कोई गैस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, किसी गैस मॉलिक्यूल या किसी का भी फॉर्मेशन हो गया, गैसियस प्रोडक्ट, कोई गैसियस प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो गैसियस प्रोडक्ट बन गया तो क्या होता है कि वो हो सकता है वो गैसियस प्रोडक्ट उड़ जाए, वो गैसियस प्रोडक्ट उड़ सकता है ना, तो इसीलिए हम इसको क्लोज कंटेनर में करते हैं कि प्रोडक्ट उड़े ना। ठीक है, प्रोडक्ट जो भी बने उसी में रहे। ये मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट था। अब मैंने क्या बताया कि ये बोथ डायरेक्शनल होती है। ठीक है, बोथ डायरेक्शनल होती है, फॉरवर्ड में भी जाएगी बैकवर्ड में भी जाएगी। रिप्रेजेंटेशन बताया मैंने, उसके बाद मैंने बताया कि दोनों इसमें दो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है जो फॉरवर्ड में जाती है, एक होती है जो बैकवर्ड में जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन बताया। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें वो एक डायरेक्शनल में चले, मतलब रिएक्टेंट ओनली ऑन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है,
अब मैं बताता हूं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? देखो, तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है जो मैंने आपको बता रखी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। कैसे? देखो, इसको मैं ग्राफिकली समझाता हूँ। ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली यहाँ पे क्या है? रेट है, यहाँ पे क्या है? टाइम है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी? अगर A कन्वर्ट्स इनटू B है, ठीक है, और B कन्वर्ट्स इनटू A, तो A की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। T इक्वल टू 0 पे जितनी भी कंसंट्रेशन होगी इसी की होगी, B की कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी। B की सबसे सबसे कम क्या है? 0 कंसंट्रेशन होगी B की। जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तभी जाके तो A की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, मतलब A का कंसंट्रेशन गिरेगा और B का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, एट T इज इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन ऑफ A क्या होगा? मैक्स। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ B कहां से स्टार्ट होगा? कंसंट्रेशन ऑफ B कितना है? 0। तो जो B है वो यहां से स्टार्ट होगा और A मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो, जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, जब इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन है, मान लो अल्फा, इसका 0, ठीक है, जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो A क्या होगा? घटेगा। A क्या होगा? घटेगा। ठीक है, और B क्या होगा? B होगा बढ़ेगा, क्योंकि जब जैसे A घटना स्टार्ट होगा वैसे ही B बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो, B बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और ये दोनों लाइन एक दूसरे पे पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये पूरा क्या है? A वाले में क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड अगर आप लिखोगे dc/dt होता है। इसमें इतना जो मैंने लाइन बनाया है ये आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पे रेट क्या है? बैकवर्ड है, dc/dt, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड, अब देखो A घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है B बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। जहां पे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी वही क्या हो जाएगा? आपका इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे? एक बार और समझा देता हूँ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखो क्या होता है, अब इस इनिशियल स्टेट की बात करो, t इक्वल टू 0 की, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे क्या होता है? ये अल्फा है, ये 0 है, क्योंकि जितना भी कंसंट्रेशन होगा A का होगा t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। और अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो जितना भी कंसंट्रेशन होगा A का होगा। B का 0 है, तो B का 0 है तो B कहां से स्टार्ट होगा? सबसे मिनिमम वाले से। ठीक है, और A का कितना है? सबसे ज्यादा है। A का सबसे ज्यादा है तो A कहां से? इसका मैक्स लेवल से स्टार्ट होगा, मैक्स लेवल से। फिर उसके बाद जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी A का कंसंट्रेशन घटता जाएगा और B का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर जहां पे ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी वही आपका इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा Z इक्वल टू 0 और dz/dt इक्वल टू 0। मतलब समझिए, जब इक्विलिब्रियम आएगी तो जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो 0 हो जाता है। इसको ग्राफिकली समझोगे आप, इधर क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये मान लो तुम्हारा क्या है? ये नेगेटिव में है जी गिब्स फ्री एनर्जी और ये पॉजिटिव में है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, मान लो ये ग्राफ है। ठीक है, यहां पे जो G है वो 0 हुआ है, यहां पे G 0 हुआ है, यहां पे G क्या हो गया है? 0।
और जहां पे जी जीरो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, यही हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम स्टेट। अब थर्ड कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and concentration of product always constant, always constant। अब बताता हूं कैसे, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब बताता हूं मैं आपको, देखिए ये क्या है आपका, A है जो कि B में कन्वर्ट हो रहा है, और ये क्या है, B है जो कि A में कन्वर्ट हो रहा है। जितने टाइम में A ब्रेक हो रहा है उतने टाइम में A का फॉर्मेशन भी हो जा रहा है। आपको देखिए A कन्वर्ट हो रहा है B में, तो A का कंसंट्रेशन घट रहा है और इधर A का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे A B में जा रहा है वैसे वैसे B A में भी जा रहा है। तो जितना A घट रहा है उतना ही A, मतलब जितना A खत्म हो रहा है उतना ही A बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन सेम रही, चेंज इन कंसंट्रेशन सेम रही। अब बी में देखो, जितना बी बन रहा है उतना ही बी कम हो जा रहा है। ठीक है, मान लो ये 5 मॉलिक्यूल, इसका 5 मॉलिक्यूल थे, नहीं इसके 5 मोल थे। ठीक है, 5 मोल थे, और इसके मान लो 3 मोल। इसके 5 मोल जब खत्म हो जाएंगे तो इसके 5 मोल बन जाएंगे, और जब इसके 5 मोल बने तो इसके 5 मोल हैं, और जब इसके 5 मोल खत्म होंगे तो इसके 5 मोल वो हो जाएंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन सेम आया, चेंज इन कंसंट्रेशन सेम आया। इसी तरह से जब मान लो इसके 5 मोल खत्म हुए, इसके 5 मोल बन गए, और जैसे ही इसके 5 मोल खत्म हो, इसके 5 मोल बन गए, अब इसके 5 मोल खत्म होंगे तो इसके फिर से 5 मोल बन जाएंगे। तो कंसंट्रेशन तो सेम ही है, चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन होगा। सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है बोल, क्योंकि उसके 5 मोल इनिशियली कम भी हो रहा है और उसके 5 मोल बन भी जा रहा है। यह तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं उसी थर्ड पॉइंट में पॉसिबिलिटीज की। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तब ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ ऐसे बनता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो ग्राफ ऐसे बनता है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, यहां इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब ग्रेटर देन होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ग्राफ कैसे बनता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्टेंट का ग्राफ ऊपर रहेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है तो प्रोडक्ट का ग्राफ नीचे रहेगा। लेकिन ये दोनों जहां पैरेलल हो रहा है, ठीक है, मैं लाइन बना दे रहा हूं, ये लाइन यहां पैरेलल हो जाए, ये आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब रिएक्टेंट जो है वो क्या है, प्रोडक्ट से कम है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है। रिएक्टेंट का ग्राफ कम है तो रिएक्टेंट का ग्राफ नीचे रहेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्रोडक्ट का ग्राफ ऊपर रहेगा। ऐसे यहां पे ये जाके पैरेलल में बता रहा हूं मैं आपको, यहां जाके ये पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी थर्ड पॉइंट में। ठीक है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर होंगे तो ग्राफ ऐसे आएगा, ये यहां पे जाके पूरा मीट हो जाएगा। ठीक है, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो प्रोडक्ट का ज्यादा होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अभी मैं लास्ट में सब कुछ समझा दूंगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब मैं आपको CSD दे देता हूं, CSU। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका,
डेल्टा जी इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट इसका हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कितना हमें याद रखना है वो चीज मैं आपको लिखवा दूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट आप याद रखोगे, ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट स्टार्ट फ्रॉम इक्वल टू 0 मैक्स वैल्यू, मतलब मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट फ्रॉम इक्वल टू 0। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मतलब 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, ये लिखवा दिया मैंने आपको। एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज आप याद रखिएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका रेट ज्यादा होगा। ठीक है, ये इतना याद रखो, जितना मैंने बोला उसका कोई मतलब नहीं है, इतना बस याद रखो। ग्राफ वगैरह आप याद रख सकते हो, छोटा छोटा मैं बना देता हूँ। मान लो ये हो गया तुम्हारा एक ग्राफ, ये हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं, ये ग्राफ हो गया इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, ये पहला ग्राफ हो गया तुम्हारा रेट और टाइम के बीच में, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो। दूसरा ग्राफ बना दे रहा हूं यहाँ पे, ये आ गया इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा है, ये रेट है और नीचे वाला टाइम है। थर्ड की बात करते हैं अगर हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे होंगे, ये इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, लाइन यहाँ पे पैरेलल हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। ये कौन सा ग्राफ है, रिएक्टेंट लेस देन प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज याद रखो, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका ग्राफ ऊपर रहेगा। ये भी लिख सकते हो, ग्राफ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इतना याद रखो, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ग्राफ ऊपर। ये इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीजें इतनी बस याद रखो, जितनी मैंने बोली उसका कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करवाता हूं, मान लो ये ग्राफ है,
ठीक है। हाँ, ये ग्राफ मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हम ले लेते हैं डी पॉइंट, ये पॉइंट हम ले लेते हैं सी पॉइंट, ये पॉइंट हम ले लेते हैं बी पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए पॉइंट। एट विच पॉइंट इक्विलिब्रियम स्टेट, कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टेट? आपके ऑप्शंस हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट। देखिए, आप कुछ बच्चे कहेंगे सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कंसंट्रेशन बराबर हुई है। यहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, मैं लिख देता हूं एट पॉइंट सी, नोट में करके लिख लीजिएगा, एट पॉइंट सी concentration of reactant and product is same, but it is not, नहीं, product is at point C, concentration of reactant and product is same, product is same, since this is not the point of equilibrium state, क्योंकि ये यहाँ पे कंसंट्रेशन बराबर हुई है। इक्विलिब्रियम स्टेट कब आती है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की लाइन जो है ग्राफ में वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे लाइन पैरेलल है, यहाँ पे लाइन पैरेलल है, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाता हूं। नाइट्रोजन react with hydrogen to form ammonia at equilibrium concentration of reactant. तो नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अमोनिया इज 5, 4 and 2, ठीक है। सेलेक्ट करेक्ट ग्राफ, ठीक है। देखो ए ऑप्शन का ग्राफ कैसा है? अमोनिया, हाइड्रोजन, एंड नाइट्रोजन। सेकेंड ग्राफ बी ऑप्शन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सी ऑप्शन देखो, अमोनिया, हाइड्रोजन। देखो पहली बात तो आप रिएक्शन लिख लो, अमोनिया नहीं सॉरी नाइट्रोजन प्लस 3H2 gives 2NH3,
ठीक है, सही है। नाइट्रोजन क्या हो रहा है, नाइट्रोजन खत्म हो रहा है तो उसका ग्राफ डिक्रीज होगा। हाइड्रोजन भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है तो डिक्रीज होगा, अमोनिया का बढ़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ क्या आ जाएगा नाइट्रोजन, और डी ऑप्शन है नन। ठीक है, आप देखिए कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसका है, अमोनिया का, नहीं किसका है सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का ग्राफ सबसे ऊपर कहाँ दिखता है, यहाँ पे। नाइट्रोजन का ग्राफ घट रहा है, हाँ घट रहा है। 4 किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का ग्राफ क्या है, घट रहा है, घट रहा है, प्रोडक्ट है इसलिए घट रहा है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है। फिर आप देखो सबसे कम किसका है, अमोनिया का, ग्राफ उसका सबसे नीचे है और बढ़ रहा होगा क्योंकि प्रोडक्ट में है। सही ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे देखो मैंने एक रिएक्शन लिखी है, A कन्वर्ट्स इनटू B, मतलब रिएक्शन तो ये है, और B कन्वर्ट्स इनटू A। ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ रेट होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं RF। ये कितनी हो जाएगी, KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, ठीक है, इसकी रेट लिखोगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो कि होती है RB, दैट इज KB इंटू C। रेट का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो आता है रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, ये आता है। अब देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन का लिखे तो KF हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन का लिखे तो KB हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लो हमने एक रिएक्शन लिखी A प्लस 2B गिव्स 3C। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब हम लिखते हैं RF। RF की वैल्यू लिखते हैं तो KF फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहले क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट। तो इसको हम लिखेंगे A प्लस 2B गिव्स 3C। ठीक है, तो अब अगर मैं रेट लिखूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आज मैं मार्कर लेके आऊंगा भाई। फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर लिखोगे तो यह आएगा KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B इस पे पावर 2। कोफिशिएंट का पावर हमेशा ऊपर चढ़ता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, KB इंटू C का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं
रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसका रेट क्या आएगा? के एफ इसका रेट क्या आएगा? के बी सी का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसको के एफ बाई के बी सी पे पावर 3 डिवाइडेड बाई ए बी पे पावर 2। हमेशा क्या होता है कि जो भी कोफिशिएंट होता है वो ऊपर आता है। ठीक है, ये हो गया, इसको हम लोग लिख लिए। अब इतना ये आपको याद रखना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? के इक्विलिब्रियम। के एफ अपॉन के बी को हम क्या बोलते हैं? के इक्विलिब्रियम। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन के थ्रू इक्विलिब्रियम constant is the ratio of rate constant of forward reaction and rate constant of backward reaction। बैकवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये होता है। इसका सेकंड डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? के इक्विलिब्रियम और क्या है? ये तो इसके बराबर भी है, कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। दो डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is the ratio of reactant and the ratio of concentration of reactant, ratio of concentration of reactant and concentration of product। ठीक है, ये होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पूरा डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखे हम लोग, फिर एक रिएक्शन लिखे A + 2B गिव्स 3C, फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम लोगों ने लिखा, फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हम लोगों ने लिखा। बैकवर्ड
बैकवर्ड रिएक्शन हम लोगों ने लिखा। फिर एट इक्विलिब्रियम जब आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है। फिर हमने इक्वल करा, फिर हमने KF/KB को अलग इस KB को इधर लाया और ये AB को नीचे भेज दिया। ये ऊपर वाला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, नीचे वाला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। इसी को हम लोग के इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसकी हमने दो डेफिनेशन लिखी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कि जितना भी रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन का और रेट कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन का, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फिर अब ये बात हो गई। अब हम देखते हैं कि हम लिखते कैसे हैं, फिर हमें लिखना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पर। इसको हम लिखते कैसे हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। ठीक है, इसका अगर हमें क्या लिखना है, के इक्विलिब्रियम, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अमोनिया, प्रोडक्ट है ना, कोफिशिएंट ऊपर आ गया, नाइट्रोजन प्रोडक्ट इसमें है, ठीक है, H2 कंसंट्रेशन पावर 3, ये हो गया हमारा के इक्विलिब्रियम। हम ऐसे लिखते हैं। अब लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स 2HI। इसका हम के इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे, HI का कंसंट्रेशन, उस पे कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कोफिशिएंट 1 पावर 1 आएगी, आयोडीन का कंसंट्रेशन कोफिशिएंट 1 आ गया। ये इस तरह से हम लिखते हैं के इक्विलिब्रियम। अब हम एक चीज लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि हम कुछ भी चेंज करें, चाहे मास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करें, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज करें, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज करें, प्रेशर ऑफ कंटेनर चेंज करें, चाहे हम उसमें कैटलिस्ट मिलाएं, कुछ भी करें, लेकिन हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। देखो, अगर हम वॉल्यूम चेंज करें, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नो चेंज इन के इक्विलिब्रियम। ठीक, मास ऑफ कंटेनर चेंज करें हम, मास ऑफ कंटेनर नो चेंज इन के इक्विलिब्रियम। प्रेशर ऑफ प्रेशर चेंज करें अगर हम, प्रेशर चेंज, तो भी क्या होगा, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और सारी चीजें चेंज होंगी। अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करूंगा तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में भी डिफरेंस आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन। ठीक है, मान लो हमें एक रिएक्शन दी हुई है, मान लो हमें रिएक्शन दे रखी है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इसका मैंने के इक्विलिब्रियम तुम्हें दे दिया K1। ठीक है, अब हम करते हैं, इसका मैंने के इक्विलिब्रियम तुम्हें दे दिया K1। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर
इज डबल द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका आंसर क्या होगा? नो चेंज। ठीक, नो चेंज। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम। यही रिएक्शन मान लो में दी हुई है, नहीं हाइड्रोजन, मान लो ये लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज डबल्ड the new equilibrium constant, new equilibrium constant and new concentration of ammonia। ठीक है, देखो हम कैसे इसको लिखते हैं। पहला सवाल तो आप जान ही लोगे क्या होगा, नो चेंज। आपको पता है ये नो चेंज, क्योंकि टेम्परेचर नहीं चेंज है। दूसरा हम कैसे करेंगे, पहले हम ओल्ड के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम लिखते हैं। कितना आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इस पे होल स्क्वायर में बोलते हैं, उस पर पावर 2, नाइट्रोजन कोफिशिएंट 1 ही है, H2 कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम में तो चेंज आया नहीं। ठीक है, तो अगर हम न्यू के इक्विलिब्रियम लिखेंगे फिर से, अगर हमें ये दिया हुआ रिएक्टेंट की N2 की कंसंट्रेशन डबल कर दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे? अमोनिया की न्यू कंसंट्रेशन, अमोनिया न्यू डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन कितना 2N2 हो गया, हाइड्रोजन वही है। अब देखो क्या है, कह रहा है कि के इक्विलिब्रियम तो चेंज होगा नहीं, के इक्विलिब्रियम तो यही रहेगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं के इक्विलिब्रियम NH3। ठीक है, NH3 लिखते हैं, NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का क्यूब, ये इसी के बराबर होगा, क्योंकि के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 2 बाहर आ गया, ये N2, ये H2 का क्यूब, ये कट गया। ठीक है, 2 बचा है, 2 ऊपर भेज दो, तो अमोनिया न्यू जो आ रहा है वो कितना हो गया? NH3, 2 टाइम्स ऑफ NH3। ठीक है, कि जितना कंसंट्रेशन था उसका डबल हो गया। मतलब क्या है, अगर हम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो अमोनिया का कंसंट्रेशन √2 टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अमोनिया का कंसंट्रेशन √2 टाइम्स हो जाएगा। ये इसका मतलब है, समझ गए होंगे आई होगा कि अब इतना समझ गए, बस कुछ नहीं करना था, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम। पहला के इक्विलिब्रियम हमने लिखा नॉर्मल, ओल्ड के इक्विलिब्रियम ये आया। न्यू के इक्विलिब्रियम में क्या हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन डबल हो गई, हमने ये लिखा, सब कुछ काटा वाटा, रिलेशन आया, रिलेशन लिख दिया बस। मतलब कि आप कह सकते हो कि अगर मान लो उसकी अमोनिया की कंसंट्रेशन थी 6, ठीक है, तो उसकी न्यू कंसंट्रेशन हो जाएगी √2 × 6, ये हो जाएगी उसकी न्यू कंसंट्रेशन। ठीक है,
तो आई होप आपको सारी चीज़ें आज समझ में आई होंगी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। पूरा मैंने आपको ब्रीफ एकदम अच्छे से समझाया और एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन पहले जान लो क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो रिएक्टेंट होता है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। उसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होता है। मतलब कि ये बोथ डायरेक्शनल रिएक्शन होती है जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, ठीक है। इसको हम क्लोज कंटेनर में करते हैं। इसलिए क्लोज कंटेनर में करते हैं कि कहीं प्रोडक्ट अगर गैस फॉर्मेशन हो गया तो वो गैस उड़ ना जाए, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्लोज कंटेनर में करते हैं। फिर हमने आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बताया। फिर मैं बात करता हूँ इरिवर्सिबल रिएक्शन की। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। इसका सिंगल डायरेक्शन, ये वन डायरेक्शनल होती है और इसको सिंगल एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उसको हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए, उसी को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम स्टेट का एक और डेफिनेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। मतलब जहां पे भी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो हो जाएगा वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। फिर हमने बात करा कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट। कंडीशन फॉर के इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? पहला कंडीशन होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो, ठीक है, इक्वल हो जाए। फिर दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम। मतलब कि अगर 5 मोल ए का टूट रहा है और 5 मोल बी का बन रहा है तो जितना मोल ए का टूट रहा है उतना मोल ए का बनना भी चाहिए, मतलब सेम हो। आप खुद देखोगे ए कन्वर्ट्स इनटू बी, मतलब 5 मोल अगर ए का टूट रहा है बी का 5 मोल बन रहा है और बी का 5 मोल बन रहा है तो ए का 5, बी का 5 मोल जब टूट रहा है तो ए का 5 मोल बन जा रहा है। तो जितना उसका पहले था उतना उसका बाद में ही है, मतलब कि कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम है। थर्ड कंडीशन मैंने बताया कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो होता है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। डीजी बाई डीटी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू जीरो होता है। फिर हमने बात करी ग्राफ कैसे बनते हैं। इसके ग्राफ कैसे बनते हैं आप हमेशा याद रखो, ए से बी जाने में, जब ए से बी में जाते हैं हम तो क्या होता है, रिएक्टेंट का मास सबसे ज्यादा होता है कंसंट्रेशन, क्योंकि T इज इक्वल टू जीरो पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होती है, ठीक है। तो ए का जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर से एकदम मैक्स वैल्यू से स्टार्ट होगा T इज इक्वल टू जीरो पे, और जो बी है उसका कंसंट्रेशन जीरो होता है इसलिए वो जीरो से स्टार्ट होगा और पूरा ऊपर, मतलब फिर बी बढ़ता चला जाएगा और ए घटता चला जाएगा, और जहां पे ए और बी मिल जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, वहां इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। फिर हमने फिर हमने बात करी के इक्विलिब्रियम क्या होता है। के इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन है जो फॉरवर्ड में चल रही है और बैकवर्ड में चल रही है, तो उसका जो रेट फॉरवर्ड में है और बैकवर्ड में है उसके रेशियो को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, ठीक है। उसका एक और डेफिनेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि कह सकते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करके हमने कुछ क्वेश्चंस करे और यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब कल हम फिर से थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे, फिर परसों हम केमिकल इक्विलिब्रियम पे आएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच।